ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है जिनका अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होना है। जैसा कि आपको मालूम है, एसएससी के द्वारा 10+2 के एग्ज़ाम है वो 17 मार्च 2020 से स्टार्ट हुए थे और 28 मार्च तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये एग्ज़ाम 19 मार्च तक यानी टोटल 9 सेप्टेम्बर में कंडक्ट हो पाए हैं। उसके बाद वाले एग्ज़ाम स्थगित कर दिए गए हैं। और जब आपके एग्ज़ाम हुए थे तो मैंने प्रत्येक पारी के जीके के सवाल का वीडियो अवेलेबल कराया था, लेकिन उस समय प्रत्येक पारी में जैसे कि आपको पता है 25 सवाल जीके के पूछे जाते हैं, तो उस समय कैंडिडेट हैं लगभग 20 से 22 सवाल ही प्रत्येक शिफ्ट में बता पा रहे थे। और वीडियो जब मैंने डालता था यूट्यूब पे और बाद में कैंडिडेट कमेंट करते थे कि और बचे हुए सवाल कौन से हैं, तो यहाँ पर टोटल आपकी 9 शिफ्ट में बात करूँ तो जीके के सवाल हो जाते हैं 225 सवाल पूछे गए थे। और यहाँ पर वीडियो डालने के बाद मैंने सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके अब ये सम्मिलित कर दिए क्वेश्चन सभी 9 सेटों के। 225 में से 222 सवाल यहाँ पर जीके के हूबहू मिल चुके हैं और इस वीडियो में ये सभी सवाल आपके कवर हो जाएंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर होने वाले हैं। जो भी सवाल होंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे, तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस देख सकते हो। 17 मार्च के सभी क्वेश्चंस मिल चुके हैं, 17 मार्च के सेकंड शिफ्ट के भी मिल चुके हैं और थर्ड शिफ्ट के यहाँ पर एक सवाल नहीं मिला है। 18 मार्च में भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मिल चुके हैं, थर्ड शिफ्ट का एक सवाल नहीं मिला था। और 19 मार्च में भी यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का एक सवाल नहीं मिला है, मतलब 3 सवाल नहीं मिले हैं। 225 में से 222 सवाल यहाँ पर कवर होने वाले हैं और इसकी PDF फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए लिंक में एरर आता है तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर व्हाट्सएप की तरह ही अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद वहाँ पर आप सर्च कीजिए @TopTGK और चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हो आप। और देखिए बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि टेलीग्राम चैनल से PDF फाइल नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उन कैंडिडेट के लिए मैं क्या करूंगा कि जो एसएससी सीजीएल का आपके एग्जाम हुआ था उसके टोटल 400 जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित प्लस यहाँ पर ये सभी 222 सवाल हैं, इनकी मैं PDF फाइल कंबाइन करके आपको अवेलेबल करा दूंगा। मात्र 20 रुपये में आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जिनके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है, सीजीएल की भी टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दी है और 10+2 को भी मैं डाल दूंगा। और जो नहीं ज्वाइन करना चाहते तो मात्र 20 रुपये का पेमेंट करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सीजीएल के जीके हैं उसमें और अभी ये 10+2 के सभी जीके एक्स्ट्रा फैक्ट सहित यहाँ पर जो कवर होने वाले हैं। और 17 मार्च के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। प्रथम पारी के सारे सवाल मिल चुके हैं। पहला सवाल आ रहा है आपके सामने, जनवरी 2020 में यस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन थे? जनवरी 2020 तक की बात हो रही तो उस समय रवनीत गिल थे यस बैंक के CEO। और मैं बात करूं जनवरी 2019 की तो जनवरी 2019 में राणा कपूर थे, उसके बाद यहाँ पर बने हैं रवनीत गिल। और वर्तमान में यस बैंक के CEO रवनीत गिल नहीं है, वर्तमान में है प्रशांत कुमार है। और मैं बात करूं यस बैंक की स्थापना किसने की है तो फाउंडर है राणा कपूर और अशोक कपूर है। हेडक्वार्टर है वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट यहाँ पे सचिन तेंदुलकर अपना पहला ODI शतक कितने मैचों के बाद लगाया है? तो सचिन तेंदुलकर ने अपना प्रथम जो वनडे इंटरनेशनल शतक है वो 78 मैचों के बाद लगाया है और 79th मैच में लगाया है। सचिन तेंदुलकर ने वैसे डेब्यू तो 1989 में कर दिया था, लेकिन जो अपना प्रथम वनडे शतक है वो 5 वर्ष बाद लगाया है, 1994 में लगाया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था, 110 रन बनाए थे, ये कोलंबो में मैच हुआ था। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आपको चाहिए एसएससी के ऑल जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं 2018-19 में, इसमें आपको मिल जाएंगे एसएससी के 2016 से लेकर 2020 तक हुए सभी एग्जाम्स के जीके 5888 जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हैं। प्लस यहाँ पर ये सभी जो ऑफिशियल पेपर है वो भी यहाँ पर मात्र आपको 55 रुपये मिल रहे हैं। 12 एग्जाम्स आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेमेंट की लिंक है, पेमेंट के बाद यहाँ पर आप व्हाट्सएप कीजिए, तुरंत PDF फाइल मिल जाएगी। इसी टाइप से रेलवे के सभी लिंक अलग से है, वो भी आप। और यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो शेर शाह का मकबरा है दोस्तों सासाराम, जो कि बिहार में है। और ये इनकी मृत्यु से पहले यानी जीते जी अपना मकबरा है ये शेर शाह ने सासाराम में बनाना स्टार्ट कर दिया था। और जो मुगल साम्राज्य की मैं बात करूँ जिनके मकबरे से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो ट्रिक आपको याद में रखना है, बादशाह कादी सिलाराबाद है। किस प्रकार रिलेट करना है? बी का हो जाएगा काम यानी काबुल में हो जाएगा बाबर का, और फिर एच यानी हुमायूं का हो जाएगा, दी यानी दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ए अकबर का हो जाएगा सिकंदरा जो कि आगरा में। और उसके बाद जे यानी जहांगीर का हो जाएगा जहांगीर का ला हो जाएगा लाहौर में। और फिर एस का हो जाएगा रा, आगरा में हो जाएगा शाहजहां का। ए का हो जाएगा आपकी जो औरंगजेब है उसका हो जाएगा ओ से आपको ओ रिलेट करना है यानी औरंगाबाद हो जाएगा। और अगला सवाल यहाँ पर, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है माजुली द्वीप है। ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ है। तो माजुली द्वीप है ये किस
राज्य में है तो ये असम के है। कौन सी नदी के मध्य है तो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है और सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है। नेक्स्ट यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है तो जल में घुलनशील विटामिन है वो दो विटामिन है, विटामिन बी और सी, ये दोनों ही जल में घुलनशील है। बात करूं मैं वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है तो इसके अतिरिक्त जो भी विटामिन है जिसमें ए डी ई के, ये सभी वसा में घुलनशील है। अब देखिए जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग से सवाल पूछे जाते हैं, और तो मैं बात करूं विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है तो रेटिनॉल है और जीरोफथलेमिया, जो कि सीजीएल में पूछा गया था ये जीरोफथलेमिया। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होता है और एनीमिया हो जाता है। सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। डी की कमी से रिकेटस है और ऑटोमेलेशिया हो जाता है। ई की कमी से प्रजनन शक्ति का कम हो जाना और के की कमी से रुधिर का थक्का देर से जमना। नेक्स्ट यहाँ पे 2020 में जो पद्म भूषण है वो किसे मिला है तो 16 शख्सियतों को पद्म भूषण दिया गया था 2020 में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना था। तो वो 16 शख्सियत कौन है तो उसमें मुमताज अली, सैयद मुहाजेम अली है, मुजफ्फर हुसैन बेग हैं, अजय चक्रवर्ती हैं, मनोज दास हैं, बालकृष्ण दोषी हैं, कृष्णामल जगन्नाथन हैं, एस सी जमीर हैं, अनिल प्रकाश दोषी हैं, शेरिंग नडोल हैं, आनंद महिंद्रा, नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन है, मनोहर पर्रिकर है, पर जगदीश सेठ है, पीवी संधू और वेणु श्रीनिवासन। इन सभी 16 शख्सियतों को पद्म भूषण मिला है 2020 का। और मैं बात करूं कितनों को पद्मश्री दिया गया है तो 118 हस्तियों को दिया गया है। और पद्म विभूषण कितनों को दिया गया है तो वो 7 शख्सियतों को दिया गया है। तो ये आपको नंबर भी याद में रखना है। इस बार पूछा भी गया है कि 2019 में पद्म विभूषण कितनों को दिया गया था, जो कि आगे आएगा आप देखना। और 2019 में जो भारत रत्न दिया गया था वो 3 व्यक्ति नानाजी देशमुख हैं, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। जनवरी 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट है तो लोकसभा सीट है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, जो कि 80 लोकसभा की सीट है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की है 404 सीट है, राज्यसभा की 31 सीट है। और सेकेंड स्थान पर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 है और राज्यसभा की 19 है। तो राज्यसभा में भी सेकेंड आपकी महाराष्ट्र है। अगला सवाल यहाँ पर ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है तो ग्रैंड मास्टर सबसे युवा जो भारत के है वो है डी गुकेश है, जो कि 2019 में ये रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और देखिए आगे आपकी एक सवाल आएगा ग्रैंड मास्टर किस खेल से जुड़ा हुआ है तो ये है दोस्तों शतरंज से। जैसे हैं जो डी गुकेश हैं इस उपलब्धि के साथ 12 साल 17 महीने और 17 दिन में 7 महीने हैं 7 महीने और 17 दिन में भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। चेन्नई तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं और वह ग्रैंड मास्टर खिताब के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। ये आपके इतिहास का हो जाएगा। तो ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं और भारत के ये सबसे युवा हैं और जिन्हें मार्च 2019 में FIDE ने सम्मानित किया था। अगला सवाल यहाँ पर बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो अध्यक्ष है सौरव गांगुली हैं। बीसीसीआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है राहुल जौहरी। सेक्रेटरी जो कि सीजीएल में आया था जय शाह है। मेन कोच जो पुरुष की टीम है क्रिकेट टीम है उनके कोच है रवि शास्त्री। वुमेन टीम के कोच है WV रमन। और स्थापना कब हुई थी बीसीसीआई की तो 1928 में हुई थी। अगला सवाल यहाँ पर 6th जो अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है तो छठी यहाँ पर शेड्यूल में जो टोटल राज्य वो 4 राज्य हैं। कौन से हैं तो वो है आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ए या फिर MMT कह सकते हो आप। और जो कि ये छठे अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में ये वर्णित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। तो कौन सा राज्य है तो उसमें एक ऑप्शन होगा इनमें से कोई भी। अगला सवाल यहाँ पर ट्विटर के संस्थापक कौन है तो ट्विटर के संस्थापक है जैक डॉर्सी। इसके अतिरिक्त जो सह संस्थापक है नूह ग्लास है, बिज स्टोन है, इवान विलियम्स है। और ट्विटर के जो वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष है वो ओमिड कोर्डिस्टानी है और CEO है जैक डॉर्सी। आगे एक आपके सवाल आएगा व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी। लेटेराइट मृदा में किसकी प्रचुरता होती है तो लेटेराइट मृदा में है ये होती है लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। यानी सबसे ज़्यादा जो लेटेराइट मृदा में है वो लोहे का ऑक्साइड रहता है और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे मेखेला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है ड्रेस है तो मेखला चादर है ये दोस्तों असम की पारंपरिक परिधान। नेक्स्ट यहाँ पे चंद्रयान 2 का वजन कितना है तो चंद्रयान 2 का जो टोटल कंबाइंड वजन हो जाता है जिसमें ऑर्बिटर है
और जो विक्रम लैंडर है, रोवर है, इन सभी का 3850 किलोग्राम। ऑप्शन में आपके टन दिए गए थे, तो टन हो जाएगा 3.8 टन हो जाएगा। चंद्रयान 2 का लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। तो रॉकेट की बात करें तो चंद्रयान 2 है, ये GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था। 36 धवन स्पेस सेंटर सेकेंड लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया था। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। नेक्स्ट यहाँ पे एक निब्बल में कितने बाइट होते हैं? तो एक निब्बल में मैं यदि बाइट की बात करूं तो आधा बाइट ही हो पाएगा। कितना? आधा बाइट हो पाएगा। एक निब्बल में बिट कितने होते हैं? बिट क्या होती है? ये कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी यूनिट बिट है, बाइनरी डिजिट है। तो एक निब्बल में बिट तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और बाइट आधा। आधा बाइट कैसे? देखिए, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, और जब मैं बिट को आधा कर दूंगा, 4 कर दूंगा, तो बाइट भी आधा हो जाएगा। तो 4 बिट यानी आधा बाइट आपके एक निब्बल के इक्वल हो जाएगा। और मैं बात करूं 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 एमबी में कितने केबी होते हैं? तो 1 एमबी में भी 1024 केबी होते हैं। 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 1 जीबी में भी 1024 एमबी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो जोग और गरसोपा जलप्रपात है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है ये किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका में है। मैं बात करूँ विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है दोस्तों वेनेजुएला में एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। इसकी हाइट है 979 मीटर, जो ऊंचा है विश्व का सबसे बड़ा। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये कपूरथला पंजाब में है रेल कोच फैक्ट्री, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। केरला गॉड्स ओवन कंट्री पुस्तक के ऑथर कौन है? केरला गॉड्स ओवन कंट्री जो बुक्स है इनके ऑथर है शशि थरूर। नेक्स्ट यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा 2018 में 2017 ये प्रधानमंत्री के द्वारा 2017 में कौन सी पेंशन योजना लाई गई थी? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, PMVVY है। ये LIC के द्वारा संचालित योजना है जो कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 4 मई 2017 को लॉन्च किया था। और ये है भारतीय नागरिक जो कि 60 वर्ष की उम्र से ऊपर है वो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो वरिष्ठ नागरिक हैं इनको मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए यहाँ पर 8% की गारंटी शुदा रिटर्न है वो मिलेगा। तो 10 वर्षों के लिए पेंशन मिलेगी। इसमें आपको एक मुश्त प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। जैसे कि यदि आप 1.5 लाख रुपए एक मुश्त जमा कर देते हो तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 साल के लिए आपको 1000 रुपये प्रति मंथ के अकॉर्डिंग पेंशन मिलने वाली है। अधिकतम इसमें आपको एक मुश्त निवेश कर सकते हो वो है 15 लाख है। उस केस में आपको मंथली 10,000 की मिलेगी पेंशन। मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो जो यूरिन है वो किडनी से ब्लैडर तक कैरी करता है, मूत्र वाहिनी के द्वारा यूरेटर हो जाएगा। चोल साम्राज्य के द्वारा बनाया गया मंदिर कौन सा है? तो चोल साम्राज्य के द्वारा है जो कि दक्षिण भारत में मंदिर बनाए गए थे उसमें प्रमुख है बृहदेश्वर मंदिर, ये तंजावुर तमिलनाडु में है। गंगईकोंडा जो चोलीश्वरम का मंदिर है ये भी चोल साम्राज्य के द्वारा बनाया गया है। आपके ऑप्शन में ये था ऐरावतेश्वर मंदिर है जो कि दारासुरम में है, ये चोल साम्राज्य के द्वारा बनाया गया मंदिर है। इसके अतिरिक्त ये भी आपको याद में रखने हैं। और जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। और जो ऐरावतेश्वर मंदिर है ये 2004 में इस लिस्ट में जोड़ा गया है। अगला सवाल यहाँ पर 800 मीटर और 1500 मीटर जो रनिंग है उसका राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो इस दोनों का 800 मीटर और 1500 मीटर इन दोनों का जो नेशनल रिकॉर्ड है वो जिनसन जॉनसन के नाम है। इनका रिकॉर्ड है 800 मीटर में 1 मिनट 45.65 सेकेंड और 1500 मीटर में 3 मिनट 35.24 सेकेंड का इनका ये रिकॉर्ड है। और 100 मीटर की बात करूं जो भारत में रिकॉर्ड है वो अनिल कुमार प्रकाश का है 10.21 सेकेंड में। 400 मीटर दौड़ में जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो है आपके मोहम्मद अनस यही का जो कि केरल से है 45.21 सेकेंड का इनका रिकॉर्ड है। अगला सवाल देखिए, कशाभिका किस जीव की अपेंडेज होती है? तो कशाभिका होती है ये दोस्तों जीवाणु की। बैक्टीरिया और जो सुकेंद्रीय कोशिकाओं में कोशिका शरीर से बाहर निकलती हुई एक चाबुक जैसी परिशिष्ट है, अपेंडेज है, और ये होती है बैक्टीरिया में। इसका प्रयोग है वो गमन के लिए, मूव करने के लिए किया जाता है कशाभिका का। नेक्स्ट यहाँ पे 17 मार्च के सेकेंड शिफ्ट है, इसके भी टोटल 25 सवाल मिल चुके थे। तो राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों 1929 में। इसका निर्माण कब?
पूर्ण हुआ ये आपको पूछा है। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूर्ण हुआ है, तो कंप्लीट 1929 को हुआ है। स्टार्ट 1912 का हुआ था। इसको ओपन किया गया था 1931 को। इसके वास्तुकार से बहुत बार सवाल पूछा गया, तो एडविन ल्यूटियंस हो जाएगा आपके। नेक्स्ट यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड का क्या है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, और इसका जो कार्यकाल है कब से कब तक है, तो 2012 से लेकर 2017 तक है। और ये योजना श्री रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी, जिसकी मुख्य थीम थी तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास है। और मैं बात करूं पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी शुरुआत की गई है 1951 से। नेक्स्ट आपकी एक सवाल आएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल आपको पूछा गया था, तो प्रथम तो हो जाएगी 1951 से लेकर 1956 तक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाएगी 1956 से लेकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। और भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरुआत की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। अंतिम जो पंचवर्षीय योजना है ये 2017 में खत्म हो गई है। पहले योजना आयोग के द्वारा ये ऑपरेट थी, अभी इसका स्थान ले लिया है नीति आयोग ने। नीति आयोग की गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 को। अगला सवाल यहाँ पर सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है। इसका अर्थ है सत्य ही जीतता है। और ये आपको देखने को मिल जाएगा जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये राष्ट्रीय और जो राजकीय प्रतीक है अशोक चिन्ह के नीचे या ये आपकी देवनागरी लिपि में अंकित हैं। और ये प्रतीक जो राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह है, ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर से लिया गया है राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह। नेक्स्ट यहाँ पे पंचशील समझौता किसके मध्य हुआ था, तो पंचशील समझौता है ये भारत और चाइना के मध्य हुआ था। और ये समझौता है उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। और मैं बात करूं उस समय चाइना के कौन थे, चाइना में प्रधानमंत्री को प्रीमियर बोला जाता है, तो प्रीमियर थे चाउ एन लाई के मध्य और जवाहरलाल नेहरू के मध्य, यानी भारत और चाइना के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि चाइना के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर यह समझौता हुआ था। और जो पंचशील सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है, वो कौन से हैं, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समान और परस्पर लाभकारी संबंध, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेक्स्ट वाले एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के ऑथर कौन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक है, इनके ऑथर है शशि थरूर है। और इस पुस्तक का जो पूरा नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो पाल वंश के जो संस्थापक है वो है गोपाल हैं। गोपाल के उत्तराधिकारी यानी जो उनके पुत्र का नाम है धर्मपाल है। पाल वंश के जो अंतिम शासक है वो थे गोविंद पाल। उसके बाद सेन राजवंश आ गया था। और पाल वंश की जो राजधानी है वो आपकी मुंगेर है, जो कि उस समय बंगाल में, अभी ये बिहार में है मुंगेर। तो ये है पाल वंश की राजधानी। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो हीराकुंड बांध है ये ओडिशा में महानदी पर निर्मित है। किस राज्य में है, तो ये आपके ओडिशा में है। और किस नदी पर है, तो महानदी पर है। हीराकुंड बांध है ये महानदी पर ओडिशा राज्य में है। अगला सवाल यहाँ पर किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, तो वो संविधान संशोधन है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और नेक्स्ट आपकी एक एग्जाम 19 मार्च को जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था उसमें पूछा गया था 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ है, तो 1978 को हुआ है, जैसा कि इसमें मैंने बता दिया था जब आपका एग्जाम था इस शिफ्ट में। तो जो संविधान संशोधन जिसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था वो है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था ये। और इसमें यहाँ पर ये संपत्ति का मौलिक अधिकार है, इसको हटाकर विधिक जो कानूनी अधिकार बना दिया है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत ये वर्णित है अब। और जब संविधान बना था तो आज़ादी के समय अनुच्छेद 19 के तहत संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार में था अनुच्छेद 19 के तहत है। और जिसमें यदि हनन होता है तो आप अनुच्छेद 31 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अभी ये आपके कानूनी अधिकार बन गया है, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। नेक्स्ट यहाँ पे कर्म योद्धा पुस्तक के
लेखक कौन है, इसमें सवाल था। कर्मयोद्धा पुस्तक किस पर लिखी गई है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये पुस्तक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक है, तो मोदी के जीवन पर है ये आधारित। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी काम में लिया जाता है, तो प्रिंट प्रीव्यू कमांड की बात करें तो कंट्रोल के साथ जो फंक्शन की F2 आपको प्रेस करना है तो प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, यानी किस टाइप से आपका प्रिंट निकलने वाला है वो प्रीव्यू आप देख सकते हो कंट्रोल प्लस F2 कॉम्बिनेशन के साथ में। यदि आपको प्रिंट लेना है तो आप डायरेक्ट प्रेस कीजिए कंट्रोल के साथ P या फिर कंट्रोल के साथ शिफ्ट और F12 फंक्शन की। नेक्स्ट यहाँ पे कुमायूं हिमालय पर्वत श्रृंखला ये किन नदियों के बीच स्थित है, तो कुमायूं जो हिमालय है पर्वत श्रृंखला है ये सतलुज नदी से काली नदी के बीच में है। नदियों का पूछा है तो सतलुज से काली के मध्य में है। लगभग 320 किलोमीटर लंबी ये हिमालय श्रृंखला है जो उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित। इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय है तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय है। नेक्स्ट यहाँ पे शांति के नोबेल पुरस्कार 2019 में विजेता है जो अबी अहमद अली है, वो किस देश से है, तो शांति का नोबेल प्राइज 2019 दिया गया है अबी अहमद अली को जो कि इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। देश का पूछा तो इथोपिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपके एक सवाल पूछा गया था कि जो इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किस देश के साथ सीमा जो विवाद है वो सुलझाया था उन्होंने, तो वो इरिट्रिया के साथ सीमा विवाद सुलझाने के कारण अबी अहमद अली को 2019 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। मैं इथोपिया की बात करूं तो राजधानी और सबसे बड़ी सिटी क्या है इथोपिया की, तो वो है अदीस अबाबा है। इथोपिया के जो राष्ट्रपति है वो है साहिल वर्क जोड़े हैं। मुद्रा है बिर, इथोपियन बिर है इथोपिया की मुद्रा। अगला सवाल यहाँ पर यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख में टोटल कितने जिले हैं, तो लद्दाख की बात करें तो 2 जिले हैं जो केंद्र शासित प्रदेश अभी बना है, तो उसमें कारगिल है और लेह है। और वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो R.K. माथुर है, राधा कृष्ण माथुर है। बात करूं मैं यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, तो अभी टोटल आपके 20 जिले हैं और पहले जब लद्दाख था तो उसमें 2 ये भी थे तो 22 थे। अब ये आपके लद्दाख में चले गए हैं, कारगिल और लेह है। जो आपको पूछा था लद्दाख में कितने जिले हैं तो 2 हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में उपराज्यपाल हैं GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब मिला था, तो कर्णम मल्लेश्वरी को 1999 में पद्मश्री मिला था। कर्णम मल्लेश्वरी है ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। 1995 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। और मैं बात करूं 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये किन्हें दिया गया है, जो कि आपके आगे पूछा गया है। लगभग ये 19 मार्च को 3rd शिफ्ट में पूछा गया था कि 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न किसे दिया गया है, तो दीपा मलिक जो पैरा ओलंपिक में है और बजरंग पूनिया को जो कि फ्री स्टाइल रेसलिंग में है। और अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है कर्णम मल्लेश्वरी को 1994 में। और 94 में कर्णम मल्लेश्वरी है ये किस स्पोर्ट से है, तो ये है वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट यहाँ पे कॉपर जो तांबा है उसका आपको पूछा है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना है, तो कॉपर में Z बराबर होता है 29, यानी 29 इसका परमाणु क्रमांक है। परमाणु द्रव्यमान है 63.5 U। नेक्स्ट यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल g है उसका मान कितना होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बहुत बार ये सवाल भी पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल G है उसकी क्या वैल्यू है, तो 6.674 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। या फिर आपको मात्रक देखने को मिल सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर के इक्वल है मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम प्रति यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे झारखंड विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष या फिर स्पीकर कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो है। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है झारखंड के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुल कितने प्रकार है, तो 8 प्रकार है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के। क्या इनके रासायनिक केमिकल वैज्ञानिक नाम है और क्या यहाँ पर रोग होते हैं इनकी कमी से वो भी देख लीजिए। तो 8 प्रकार में पहला विटामिन B1 है जिसका रासायनिक नाम है आपकी थाइमिन, बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से। नेक्स्ट पे बात करें विटामिन B2 की, तो यानी राइबोफ्लेविन है, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। विटामिन B3 है ये नाइसिन है और इसमें त्वचा पर दाद होना। विटामिन B5 यानी पैंथोथेनिक एसिड है, इसमें आपकी बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है जो कि पायरोडॉक्सिन इसका नाम है। विटामिन B7 है बायोटिन है। विटामिन B9 है फोलिक एसिड है। विटामिन
12 है, इसमें भी एनीमिया रोग है वो B6 और B12 की कमी से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे सुल्तान ऑफ जोहर कप प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो सुल्तान ऑफ जो जोहर कप्स है ये प्रतिवर्ष मलेशिया में आयोजित किया जाता है, जो कि हॉकी का टूर्नामेंट है जोहर कप से। 2019 में चैंपियन रहा था ग्रेट ब्रिटेन, जो कि तीसरा टाइटल इन्होंने प्राप्त किया है। नेक्स्ट यहाँ पे दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो हुबली कर्नाटक में है। भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है? पहले 17 थे, अभी 18 हो चुके हैं। जो अभी नया रेलवे जोन बना उसका नाम पूछा जा सकता है, तो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है भारत का सबसे नया रेलवे जोन, जो कि 18वां जोन है, जिसका हेडक्वार्टर अभी जो बना है साउथ कोस्ट रेलवे जोन वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में उसका मुख्यालय है। किस देश ने अपने यहाँ ऊंटों को मारने का आदेश दे दिया था? तो ऑस्ट्रेलिया में 10,000 जो जंगली ऊंट हैं उनको मारने का आदेश दिया गया था। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में दिया गया था। कारण क्या है कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी के कारण वहाँ के 10,000 जो ऊंट हैं जंगली, उनको मारने का आदेश दिया है। वो घरों में घुस जाते थे जिसमें पानी की किल्लत हो रही थी, इस कारण यहाँ पर मारने का आदेश वो ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। टोटल 10,000 जंगली ऊंट हैं। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर है? तो पुलेला गोपीचंद जो बैडमिंटन एकेडमी है ये हैदराबाद तेलंगाना में है। 2008 में ये स्थापित हुई थी पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी। नेक्स्ट यहाँ पे एमएसपी कौन निर्धारित करता है? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये दोस्तों निर्धारित की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, यानी CACP कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस के द्वारा। और CACP की बात करूँ तो इसकी स्थापना 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसे कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था। और वर्ष 1985 में इसमें लागत निर्धारण का हिस्सा जोड़ा गया और इसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 4004 एक 4 बिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है CPU, ये किस कंपनी के द्वारा निर्मित है? तो 4004 ये जो CPU है ये इंटेल का है। इंटेल कॉर्पोरेशन ने 1971 में इसको लॉन्च किया था। 4004 जो एक 4 बिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU है ये इंटेल कंपनी का है। नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र B अकेलकर हैं। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे पुस्तक के ऑथर है राजेंद्र B अकेलकर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखते हैं अपन 17 मार्च के थर्ड शिफ्ट की 25 में से 24 सवाल कवर होने वाले इस शिफ्ट की। इस शिफ्ट का जो पहला सवाल है कि ढिमसा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ढिमसा की बात करें तो ये है दोस्तों ओडिशा राज्य में कोरापुट जिले में उसकी उत्पत्ति हुई है। ढिमसा लोक नृत्य है ये ओडिशा राज्य में है। कहाँ से है? ओडिशा में है। और अभी देखिए मैं बात करूँ, ये उत्पत्ति तो ओडिशा से हुई है, लेकिन ये विशाखापट्टनम का अभी आधिकारिक नृत्य बन गया है, यानी आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम का भी ये ऑफिशियल डांस बन चुका है। नाम है ढिमसा। अगला सवाल यहाँ पर प्रथम जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, वो कब हुए थे? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल है ये 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। रेलवे में आया था कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए? तो हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, 1930 में हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपके 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं वो आपके बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। इससे पहले 2018 में हुए थे गोल्ड कोस्ट और क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं राष्ट्रमंडल खेल, और 2022 वाले आपको याद में रखना है बर्मिंघम इंग्लैंड में होने हैं सॉरी। अगला सवाल है भारत की तटीय सीमा लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तटीय सीमा लंबाई है वो टोटल भारतीय समुद्र तट की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी, जिसमें यदि मैं मुख्य भूमि का तटीय विस्तार बात करूं तो वो सिर्फ यहाँ पर 6,300 किलोमीटर है। और जो द्वीप क्षेत्र अंडमान निकोबार यानी लक्षद्वीप, इनको मैं ऐड करके जो संयुक्त तटीय विस्तार करूंगा तब आपके 7,516 हो जाएगा। जो द्वीप क्षेत्र है इनका 1,216.6 किलोमीटर है। प्रथम ग्रामीण बैंक कब खोला गया था? तो प्रथम ग्रामीण बैंक है ये 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। कब हुए थे? 1975 को हुए थे। 5 बैंक कहाँ पर थे? मुरादाबाद, गोरखपुर यूपी में, भिवानी हरियाणा में, जयपुर राजस्थान और मालदा पश्चिम बंगाल में। लिनक्स क्या है आपको पूछा है? तो लिनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस प्रकार विंडोज वगैरह उस प्रकार लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि रिलीज हुआ था 17 सितंबर 1991 को। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगी पाइथन। नेक्स्ट यहाँ पे बंकापुरा मोर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बंकापुरा जो पिकॉक सेंचुरी है ये आपके कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। अगला सवाल यहाँ पर क्रिकेट पत्रिका विजडन क्रिकेट अल्मनेक कौन सा देश प्रकाशित करता है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसे क्रिकेट की बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है। सवाल आ जाए क्रिकेट की बाइबिल है तो वो आपकी हो जाएगी विजडन क्रिकेट अल्मनेक है।
और अप्रैल 2019 को प्रकाशित ब्रिटिश क्रिकेट पत्रिका विजडन क्रिकेट अल्मनैक में वर्ष 2018 के लिए लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड का जो सम्मान दिया गया है वो विराट कोहली को दिया गया है। और विजडन ने जो अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज राशिद खान को लगातार दूसरे वर्ष लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड भी घोषित किया है। और जो 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की लिस्ट है विजडन के द्वारा, उसमें विराट कोहली, रोरी बर्नर्स, जोस बटलर, सैम कुरैन और टेमी ब्यूमॉन्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे सार्क सदस्य देशों के बीच मोटर वाहन समझौता कब हुआ था? तो भारत ने 15 जून 2015 को दक्षिण देशों यानी भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ एक महत्वपूर्ण मोटर वाहन समझौता किया, जिससे इन देशों में यात्री व माल वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। तो ये हुआ है दोस्तों 15 जून 2015 को। जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के देश हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है सार्क का? तो वो है नेपाल में, काठमांडू में है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। वर्तमान में महासचिव अहमद हुसैन बी सियाल है। इसका देखिए यहाँ पर मैं सार्क की बात करूँ तो करंट अफेयर्स का सवाल है कि 19वां जो शिखर सम्मेलन होना था 2016 को, वो इस्लामाबाद में रद्द हो गया था। सदस्य देश कितने सार्क के? 8 हैं। आपको ट्रिक सहित कैसे याद रखने हैं? तो PNB से बीमा, ये आपको याद में रखना है। 8 देश कौन से हैं? तो P का मतलब हो जाएगा पाकिस्तान, N यानी नेपाल, B यानी भूटान, से बीमा, से S यानी श्रीलंका, B यानी बांग्लादेश, I यानी इंडिया, M मालदीव, A अफगानिस्तान हो जाएगा। अगला सवाल, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना है ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई है। तो कब हुई है? 1906 को हुई है। संस्थापक नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह है इनके संस्थापक। नेक्स्ट यहाँ पे मिस वर्ल्ड 2019 कौन है? तो टोनी एन सिंह जो कि जमैका से हैं, वो है मिस वर्ल्ड 2019। और मैं बात करूं मिस यूनिवर्स 2019 की तो जोजी बिनी तुंजी हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं। मिस फेमिना, जो फेमिना मिस इंडिया 2019 है वो सुमन राहु रही है, राजस्थान से बिलोंग करती है ये। 2019 साहित्य का नोबेल किसे मिला है? तो 2019 में साहित्य का नोबेल दिया गया है पीटर हैंडके को। और 2018 में साहित्य का नोबेल नहीं दिया गया था, जो अभी 2019 में दिया गया है 2018 का, वो ओल्गा टोकार्चुक को दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान कब बने? तो दोस्तों इब्राहिम लोदी है 1517 से लेकर 1526 तक इनका शासनकाल रहा है दिल्ली सल्तनत में। तो ये दिल्ली के सुल्तान बने थे 1517 में। और जो कि लोदी में राजवंश की बात करूं तो लोदी वंश में जो प्रथम शासक थे वो थे बहलोल लोदी, 1451 से लेकर 1489 तक। बहलोल लोदी के बाद जो शासन किया था उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी हैं, 1489 से लेकर 1517 तक। फिर 1517 से लेकर 1526 तक है इब्राहिम लोदी। अगला सवाल है अपना, हवा महल में कितने झरोके हैं, यानी टोटल कितनी खिड़कियां हैं? हवा महल जो कि जयपुर में है राजस्थान में, तो इसमें टोटल 953 खिड़कियां हैं, जो कि 1799 में निर्मित किया गया है महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। रोहतांग दर्रा के नीचे बनी सुरंग का नाम क्या रखा गया है? तो रोहतांग दर्रे के पास की जो नीचे एक सुरंग बनी है उसका नाम अटल सुरंग रखा गया है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और इस सुरंग को नया नाम है ये 25 दिसंबर 2019 को श्री वाजपेयी की जयंती के अवसर पर दिया गया है। और रोहतांग दर्रे के नीचे बनी लेह और मनाली को जोड़ने वाली ये एक सुरंग है जो कि अटल सुरंग इसका नाम रखा गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं रसिया से। और जो इंपोर्टेंट मैं सोर्स की बात करूं तो संविधान में यहाँ पर आपके मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्अवलोकन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता और संसाधनक शासन प्रणाली। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत बार सवाल पूछा जाता है तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जर्मनी से जो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं ये जर्मनी से है। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा है समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो टेन्योर रहता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले है। वर्तमान में सुनील अरोड़ा हैं। और यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल भी 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक रहता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल की बात करूं तो वो रहता है आपके 65 वर्ष की आयु तक। और वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े हैं।
और अगला सवाल यहाँ पर देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स 2020 में प्रथम रैंक किसकी रही है? तो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम 2020 में जो फर्स्ट रैंक रही है वो आपकी श्रीलंका की रही है। अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? तो अटल भूजल योजना है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, भूजल यानी भूजल का प्रबंधन है। जो ग्राउंड वाटर है, इस योजना का लक्ष्य देश के उन इलाकों में भूजल के स्तर को ऊपर उठाना है जिन इलाकों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। योजना का उद्देश्य भूजल की मात्रा में इजाफा करना है। और अटल भूजल योजना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95th यहाँ पर जयंती के अवसर पर अटल भूजल योजना की शुरुआत की है। किस संविधान संशोधन में शिक्षा का मौलिक अधिकार लागू किया गया है? तो संविधान संशोधन ये दोस्तों आपके 86 जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इस अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में जाना लगा है। और इसका संबंध है, शिक्षा का अधिकार की बात करूं तो जो आपकी शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए 21A से है। और नया अनुच्छेद जो 21A है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें राज्यों को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। अगला सवाल यहाँ पर, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति है ये दूध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से है, जो कि 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है, जो दूध की कमी से जूझने वाले देश को दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। निजाम सागर बांध कहाँ पर है? तो निजाम सागर बांध है ये निजामाबाद, जो कि तेलंगाना में है। निजाम सागर बांध की बात करूं ये तो तेलंगाना राज्य में मंजीरा नदी के ऊपर बनाया गया, ये बांध है मंजीरा नदी के ऊपर है, तेलंगाना में। नेक्स्ट यहाँ पे, गुरुत्वीय तरंग की खोज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो LIGO या फिर विर्गो उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, समभारी के उदाहरण से आपका था सवाल आइसोबार से। तो आइसोबार की बात करूं, समभार नाम से स्पष्ट है, भार यानी द्रव्यमान तो समान होगा तत्वों के, जो भी यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करूं तो ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन सभी का देखिए द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है 40 है, लेकिन परमाणु क्रमांक है जो जेड रहेगा वो आपके अलग अलग रहेगा। आपको ऑर्गन का 18 है परमाणु क्रमांक, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है, तो ये अलग अलग है और द्रव्यमान संख्या समान रहती है, वो आपकी हो जाएगा आइसोबार यानी समभारिक। नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं 18 मार्च की प्रथम पारी की जो टोटल 25 सवाल है, देखते हैं क्या पूछे गए हैं। तो पहला सवाल आ रहा है इसमें कि सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन किस देश में होता है? देश की बात करें तो कजाकिस्तान में होता है, सेकंड होता है कनाडा में, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है। भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। एक आपके भारत से यहाँ पर सवाल पूछा गया यूरेनियम से कि भारत में सबसे ज्यादा जो यूरेनियम का उत्पादन है वो तुममलपले गांव से होता है, तो ये किस राज्य में है? ये तुममलपले गांव है जहां से यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है, यहीं पर एक गांव है आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में स्थित तुममलपले गांव को दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार के रूप में जाना जाता है। सवाल आ जाए यूरेनियम का उत्पादन सबसे पहले किस राज्य में हुआ है? तो वो दोस्तों झारखंड में हुआ है। प्रथम यूरेनियम जो माइन मिली है वो है जादूगुड़ा यूरेनियम खदान है, ये झारखंड में है जहां से प्रथम उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जनवरी 2020 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो जनवरी 2020 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं माइकल पात्रा बने हैं 15 जनवरी 2020 को। और यहाँ पर बात करूँ आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? तो टोटल 4 हैं, बीपी कानूनगो, NM विश्वनाथन, महेश कुमार जैन और माइकल पात्रा जो 15 जनवरी 2020 को बने हैं। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। वर्तमान में आरबीआई की मैं रेट की बात करूं जहां से सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो आरबीआई की वर्तमान में जो रेपो रेट है, आरबीआई कर्ज देती है अनेक कमर्शियल बैंक को, तो वो है 5.15% की इंटरेस्ट रेट रहेगी, रेपो रेट है यहाँ पर। रिवर्स रेपो रेट यहाँ पर बात करूं, यदि आरबीआई अन्य बैंक से ले लेती है लोन, उस केस में उनको 4.90% का यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो रिवर्स रेपो रेट है 4.90% है। और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो रेट है ये 5.40% है, जो कि बैंक रेट है 5.40%। केस रिजर्व रेशियो है ये 4% है, एसएलआर है 18.25% वर्तमान में। नेक्स्ट यहाँ पे प्रथम सीडीएस कौन है, यानी
यानी फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में जनरल बिपिन रावत हैं। और चीफ ऑफ द में एयर स्टाफ की बात करूं तो एयरफोर्स के जो चीफ प्रमुख है वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। नेवी के हैं करमबीर सिंह और थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अगला सवाल यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, तो गुवाहाटी असम में ये आयोजित हुए हैं। और इसमें जो प्रथम रैंक रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में वो महाराष्ट्र की रही है। 2019 में जो पुणे महाराष्ट्र में हुए थे उसमें भी फर्स्ट महाराष्ट्र था, सेकंड हरियाणा और थर्ड दिल्ली था। और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो इसमें अंडर 17 का होता है, एक अंडर 21 का होता है। 17 में स्कूली छात्र हैं और 21 में कॉलेज के छात्र हैं। स्कॉलरशिप की बात करें तो इसमें 8 साल के लिए 5 लाख की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। सर्वश्रेष्ठ 1000 बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के लिए तैयार करने हेतु वित्तीय आपातकाल के इस अनुच्छेद में तो 360 हो जाएगा। और बात करूं यहाँ पर मैं राष्ट्रपति शासन, जो राज्य में आपात की स्थिति है वो 356 में हो जाएगी। राष्ट्रीय आपात है 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है, तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया है। डायनामाइट जो एक विस्फोटक है, स्वीडन निवासी यहाँ पर रसायनज्ञ तथा इंजीनियर अल्फ्रेड नोबल ने इसका आविष्कार किया था। और इस हेतु देखिए यहाँ पर भी बात करूँ अल्फ्रेड नोबल की, तो जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये 1901 में स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज। ये आपको याद में रखना है। कब शुरुआत हुई है, 1901 से हुई है। डुरंड कप 2019 के विजेता कौन है, तो डुरंड कप 2019 के जो विजेता हैं, चैंपियन है, वो है दोस्तों गोकुलम केरला है। और रनर अप टीम रही है वो मोहन बागान रही है। डुरंड कप भारत में एक फुटबॉल प्रतियोगिता है जो पहली बार 1888 में शिमला के अन्ना डेल में आयोजित की गई थी। विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप 2020 की विजेता पूछा है, तो महिला शतरंज चैंपियनशिप 2020 में जो विजेता है वो जू वेंचुन रही है, जो कि चाइना से है। ये चाइना और रशिया में आयोजित किए गए थे। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2019 के विजेता है बेन स्टोक्स। इससे पहले 2017-18 में ये ट्रॉफी मिल चुकी है विराट कोहली को, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला हुआ है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सिद्धांत हेतु यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया है। 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है 2019 किसे दिया गया है, तो 2019 जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। इससे पहले वाला दिया गया था विनोद खन्ना को। ये पुरस्कार है भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिए जाते हैं। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो दादा साहेब फाल्के की जन्म शताब्दी के वर्ष 1969 में हुई है। प्रथम पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था और इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। और ये पुरस्कार दोस्तों दिए गए हैं 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया जाता है। और जो ये आपके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं 66वें 2019 में, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए बेस्ट अभिनेता आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ तो कृति सुरेश हो जाएगा। बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धार है, इनकी मूवी है द सर्जिकल स्ट्राइक। बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज वो है पैडमैन। बेस्ट फिल्म ऑन यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण पर बेस्ट फिल्म है वो पानी हो जाएगी। बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन जो है ये कन्नड़ मूवी है ओंदाला इरादाला। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट उत्तराखंड हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म हेलारो है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म 2 है सनराइज है द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स। ये पुरस्कार 23 दिसंबर 2019 को दिए गए हैं। अगला सवाल, समुद्र के जल स्तर चढ़ाव को क्या कहा जाता है, तो उसे ज्वार बोला जाता है। समुद्र के जल स्तर चढ़ाव को ज्वार बोला जाता है, जो कि धरती पर स्थित सागर महासागर के जल स्तर का सामान्य स्तर है उससे ऊपर उठना ज्वार है और सामान्य स्तर से नीचे गिरना वो भाटा हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार यहाँ से सवाल पूछा गया है कि 24 घंटे में कितनी बार ज्वार और भाटा आता है, तो 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। लेकिन यहाँ पर 12 घंटे के बाद नहीं आता है, ये हर 12 घंटे के बाद नहीं आता बल्कि 12 घंटे और 26 मिनट। ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, याद नहीं आ रहा, रेलवे में था कहीं पर था, मैंने देखा है। तो 12 घंटे 26 मिनट के बाद ये ज्वार आता है, यानी 24 घंटे में 2 बार आ जाएगा। ये ज्वार की कितने समय बाद भाटा आता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 6 घंटे 13 मिनट बाद है वो भाटा आता है ज्वार के बाद। और इसके आने का कारण है गुरुत्वाकर्षण। जो चंद्रमा है, देखिए चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आती है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। लेकिन इस खींचाव का ठोस जमीन पर कोई इफेक्ट नहीं रहता है, लेकिन समुद्र जल में ये हलचल जरूर पैदा कर देता है, जिससे ज्वार और
भाटा आता है। नेक्स्ट यहाँ पे एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत की क्या रैंक रही है, तो 2019 में जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत की रैंक चौथी रही है। प्रथम रैंक बहरीन की है, सेकंड चाइना की है। ये कहाँ पर हुए थे, दोहा कतर में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लैक फीवर जो काला जार है, ये रोग किसके कारण होता है, तो काला जार रोग है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। नाम है लिशमेनिया जाति का एक जो परजीवी है उसके कारण होता है काला जार रोग। गुरु पर्व किस हिंदी महीने में मनाया जाता है, तो ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है। गुरु नानक का जो प्रकाश उत्सव कहा जाता है इसे प्रकाश उत्सव है, ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि सिख धर्म के संस्थापक व प्रथम गुरु नानक देव जी के जन्म के उपलक्ष्य में गुरु पर्व मनाया जाता है। किस अधिनियम के द्वारा भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, सीजीएल में भी आया था, यहाँ पर भी पूछ लिया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास जो गया था भारत का प्रशासन है, ये अधिनियम है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। इस अधिनियम में और क्या चेंजेज हुए हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ पर समाप्त कर दिया और इसके तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर है वो वायसराय किया गया है। इसी अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, और इसमें भारत का प्रशासन है ये ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। कथकली में जो फाइन आर्ट के कितने फॉर्म होते हैं, तो कथकली जो ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है, तो ये 5 रूप है। कथकली जो कि केरल का है। कथक आ जाए तो कहाँ का है, तो कथक है दोस्तों उत्तर प्रदेश का नृत्य। तो कथकली में 5 रूप कौन से हैं, इसमें आपके लिटरेचर यानी साहित्य हो जाएगा, म्यूजिक यानी संगीत, पेंटिंग यानी चित्रम, एक्टिंग यानी नाट्यम, डांस यानी नृत्यम। ये 5 फॉर्म है कथकली में ललित कला के। कौन सी रेटिंग एजेंसी नहीं है, ये आपके ऑप्शन दिए गए थे। तो इसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये रेटिंग नहीं है, बाकी ये CRISIL है, ICRA है, CARE, ये तीनों रेटिंग एजेंसियां हैं। 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB में MB की बात करूं तो 1024 MB होते हैं। 1 MB में 1024 KB होता है। और एक देखिए यहाँ पर एक आधा बाइट को एक निब्बल बोला जाता है। एक निब्बल में आधा बाइट या फिर 4 बिट होते हैं, और 8 बिट को एक बाइट कहा जाता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सरकार ने किस योजना के तहत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया, तो ये मुद्रा योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। पहला है स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन